हेलो एवरीवन। हम देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, ये टर्म क्या है। सेल यानी कि आप सभी जानते होंगे हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है जिससे हमारा ग्रोथ होता है। माइटोसिस के थ्रू एक सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो इसे के लिए सेल में कुछ सीरीज ऑफ इवेंट चलते हैं, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फेजों से होके गुजरता है, जिसमें से जी1 में जाएगा, उसके बाद सेल जो है एस फेज में जाएगा, एस फेज के बाद जी2 फेज में जाएगा और जी2 के बाद एम फेज में जाएगा। ये सारे फेजेस से गुजरने के बाद ही सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। पेरेंट से दो डॉटर सेल में बनेगा। पेरेंट सेल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि वो जो है फुली मैच्योर सेल है। उसके बाद वो जब डुप्लीकेशन के फेज में जाएगा यानी कि एस फेज में जब जाएगा तो सेल की जो साइज है वो लार्ज हो जाएगी। तो सेल की साइज लार्ज क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन होने से सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ही एस फेज के बाद जी2 फेज में चला जाएगा, उसके बाद एम फेज में चला जाएगा। तो एम फेज क्या है, डिवीजन का फेज है, जिसमें से एक सेल से सेल जो है दो सेल्स में डिवाइड होती है। इसमें भी डिवीजन जो होता है दो प्रकार से होता है, केरोकाइनेसिस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन। केरोकाइनेसिस डिवीजन मतलब कि न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा, फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। इस डिवीजन के बाद फिर से दो मैच्योर सेल हमारे पास बन जाएगी, जिसे हम डॉटर सेल कहेंगे, और वह फिर से सेल साइकिल में इंटर करेगी और जी1 फेज से इंटर करेगी, फिर जी1 से जी एस फेज में जाएगा, एस फेज से जी2 में जाएगा और एम फेज में जाएगा। ऐसा करके यह साइकिल जो है चलते ही जाता है, चलते जाता है और सेल का डिवीजन होते ही रहता है। तो देखते हैं, द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट सेल्स गो थ्रू अस दे ग्रो एंड डिवाइड। इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन फेजेस। अभी बताइए मैं आपको कि ये फोर फेज में डिवाइड होगा, जी1 एस जी2 एम। और इसमें एक जी0 फेज भी होता है, वो जो रेस्टिंग फेज होता है, उसमें सेल जो है डिवाइड नहीं होती। जी1 फेज को गैप फेज, प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज भी कहते हैं। इंटरफेज में तीन फेजेस आती हैं, जी1 एस जी2। इसमें सेल जो है बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करती, इसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। और एम फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन करती है, और ये सबसे कम कम टाइम लेता है। डिवीज़न सिर्फ 1 घंटे लेगा और बाकी सब जो है कोई 11 आवर, कोई 8 आवर, कोई 6 आवर, ऐसा करके लेते हैं। तो अलग अलग फेज का टाइमिंग भी अलग अलग है। जीवन फेज को गैप फेज कहेंगे। इसमें जो सेल जो है ग्रो करेंगी, प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड प्रिपेयर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स हो गए या एंजाइम्स हो गए या जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको पूरा बनाया गई है। और ये जो फेज़ होता है वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज़ कहलाता है। और एस फेज़ में एक सिंथेसिस फेज़ है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और इसमें जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा। जी2 फेज में सेल क्या है, कंटिन्यू ग्रो करते जाएंगे। और उसके बाद इसमें चेक फॉर द डीएनए एरर, इसमें डीएनए के एरर को भी चेक किया जाता है, क्योंकि एस फेज क्या है, सिंथेसिस का फेज है। सिंथेसिस होगा तो जरूरी है क्या कि वो एकदम करेक्ट करेक्ट ही सिंथेसिस करे। इसमें तो एरर भी हो सकता है, कहीं पे डैमेज हो सकता है या कहीं पे न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दिया हो, उसने सिंथेसिस ही नहीं किया हो, तो फिर क्या करेंगे, इसमें जो है डीएनए एरर को भी चेक किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल साइकिल में, ताकि जिससे वो सेल जो होता है, अगर उसमें डीएनए डैमेज हो गया है तो वो अरेस्ट हो जाएगा सेल साइकिल में। यहाँ पे जी2 यहाँ जी2 फेज में जो है चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद सेल को एम फेज में भेजेगा। अगर उसको कोई भी एरर दिखेगा तो वो एम फेज में ना भेज के वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएंगे और उसको सही किया जाएगा। अगर वो सही नहीं होगा तो उसको जी0 फेज में भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं एम फेज।
इसे माइटोसिस फेज या डिवीजन फेज भी कहते हैं। इसमें सेल जो होती है डिवाइड होती है और पेरेंट से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, डुप्लीकेशन के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा। और इसमें भी एम फेज जो है डिफरेंट डिफरेंट फेज से मिलकर बने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेज से होकर गुजरेगा, तब जाके सेल जो है डिवाइड होगा। और सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल देखते हैं। सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए सीडीके और साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं। सीडीके जो होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कैटेलिटिक सब यूनिट होता है ये, और साइक्लिन जो होते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं। ये सीडीके के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और इसमें ये डाइमराइज होंगे तभी ये जाके सेल साइकिल को एक्टिवेट कर पाएंगे, सेल साइकिल का रेगुलेशन कर पाएंगे। अगर ये डाइमराइज, साइक्लिन और सीडीके अलग अलग है तो इसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगा और सेल साइकिल नहीं चलेगा। इसलिए ये 2 सब यूनिट का होना बहुत जरूरी है। कौन सा? सीडीके और साइक्लिन। देखो सीडीके और साइक्लिन के बारे में देखते हैं। सीडीके क्या है? कैटेलिटिक सब यूनिट है। ये स्मॉल होते हैं, 30 से 40 डाल्टन का होता है। और सीडीके क्या है? सेरिन थियोनिन काइनेज है। मोनोमेरिक फॉर्म में एक्टिव नहीं होते, नॉट एक्टिव इन द मोनोमेरिक फॉर्म। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है और बस ये वेरी करते हैं। मतलब इनमें क्या है, अलग अलग सेल साइकिल में इनका जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट रहेगा, पर इनकी एक्टिविटी जो होगी वो वेरी करेगी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, जैसे कि G1 S G2 ऐसे करके। रेगुलेशन रिक्वायर साइक्लिन फॉर एक्टिवेशन। देखो मैं अभी बताई कि सीडीके जब तक साइक्लिन से बाइंड नहीं करेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि सीडीके का साइक्लिन के साथ बाइंड करना। साइक्लिंग क्या है, हर फेज में इनका डिग्रेडेशन होगा, हर फेज में ये नए बनेंगे। मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर सकता है हर फेज पे। सेल साइकिल के हर एक फेज में इनका जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगा। इसलिए लिखा है देयर कंसंट्रेशन राइज एंड फॉल एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि स्पेसिफिक का G1 हो गया, G2 फेज, स्पेसिफिक फेज में ये अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं इनके एक्टिवेशन के अनुसार। अभी हम इसका ग्राफ देखेंगे, कहाँ से एक्टिव हुआ, कहाँ से इंक्रीज हुआ, कहाँ से डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी आगे। साइक्लिन्स आर प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द सेल साइकिल। साइक्लिन्स क्या है? प्रोटीन्स है और ये रेगुलेट करेंगे सेल साइकिल को। ये एक्टिव साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एक्टिवेट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। साइक्लिन बाइंड टू सीडीके, साइक्लिन भी सीडीके से बाइंड करेगा, एक्टिवेटिंग दैम द फास्फोराइलेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। टारगेट प्रोटीन पे जब तक फास्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक एक्टिव नहीं होगा। सीडीके क्या करते हैं? साइक्लिन पर फास्फोराइलेशन करते हैं जिससे एक्टिव हो जाते हैं दोनों सब यूनिट। जब तक दोनों डाइमराइज हो जाएगा लेकिन फास्फोराइलेशन नहीं हुआ है तो फिर तब भी ये एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए फास्फोराइलेशन होना बहुत जरूरी है। साइक्लिन्स आर स्पेसिफिक टू सीडीके। साइक्लिन और सीडीके दोनों क्या है? स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के लिए। G1 के लिए अलग सीडीके साइक्लिन होगा, G2 के लिए अलग होगा, M फेज के लिए अलग होगा। देखो अभी मैं बता रही थी अलग अलग होता है। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स G1 फेज में देखेंगे तो साइक्लिन D CDK 4 और 6 लगेगा। ये वर्टिब्रिक केस में है। G1 S CDK है, उसमें साइक्लिन E और CDK 2। एस CDK में साइक्लिन A और CDK 2 और CDK 1 की ज़रूरत होगी। CDK 2 या CDK 1। M CDK में साइक्लिन B और CDK 1 की ज़रूरत होगी। बर्डिंग स्टेम में देखेंगे तो क्लैन 3 साइक्लिन है G1 का, और इसमें CDK का कोई चेंज नहीं है, CDK एक ही रहेगा, इसमें CDK 1 रहेगा सभी फेजेस के लिए। लेकिन साइक्लिन जो है वेरी करेगा। G1 S CDK के लिए क्लैन 1 2 साइक्लिन और CDK 1। एस के फेस के लिए क्लैन B5 क्लैप 5 6 और CDK 1। एम फेस के लिए CLB 1 2 3 4 4 साइक्लिन लगेंगे और CDK 1। इस तरह अलग अलग फेज में अलग अलग CDK और साइक्लिन की ज़रूरत होती है। वर्टिब्री के केस में अलग और बर्डिंग स्टिक के केस में अलग। देखो अभी बता रही थी मैं एस फेज और जी एस फेज एस
G1 एस ट्रांजिशन फेज में CDK देखो कहाँ से एक्टिव हो रहा है। CDK G1 फेज से एक्टिव होगा और पिक कहाँ पे गया है, इसके ट्रांजिशन फेज पे ये एक्टिव होगा। उसके बाद ये एस फेज यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट G1 से चालू होगा एस फेज CDK, और कहाँ जाएगा, ये माइटोसिस के लास्ट तक ये एक्टिव रहेगा। सबसे ज़्यादा पिक कहाँ पे है, एस और G2 के ट्रांजिशन पे CDK का पिक है। CDK देखो यहाँ से एक्टिवेट रहेगा, G2 से एक्टिवेट रहता है, और ये माइटोसिस CDK है तो माइटोसिस के फेज में एक्टिव रहेगा, और अर्ली G1 यानी कि ये नेक्स्ट फेज के G1 तक एक्टिव रहेगा। देखते हैं इसका एक्टिवेशन कैसे होता है। एम साइक्लिन और CDK बन कर देखते हैं। एम फेज के साइक्लिन CDK का एक्टिवेशन देखते हैं। CDK है उसके साथ साइक्लिन आएगा, साइक्लिन बाइंड हो जाएगा, अभी भी इनएक्टिव है क्योंकि फास्फोराइलेशन नहीं हो रहा है। इसमें कैग जो होते हैं CDK एक्टिविटी काइनेज, ये एक्टिव फास्फोराइलेशन को ऐड करता है, और V1 काइनेज क्या है, एक इनहिबिटरी काइनेज है जो इनहिबिटरी फास्फेट को ऐड करता है। इनहिबिटरी फास्फेट के ऐड करने की वजह से MCDK इनएक्टिव ही रहता है। ऐसे एक्टिवेटिंग फास्फेट लिखा है वो एक्टिवेटिंग है, और ये इनहिबिटरी फास्फेट है। तो जब तक इनहिबिटरी फास्फेट हटेगा नहीं तब तक ये जाके MCDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव नहीं होगा। तब क्या करते हैं, C25 जो होता है वो एक प्रकार का फास्फेटेज है। फास्फेटेज यानी कि इनहिबिटरी फास्फेट को रिमूव करेगा। इसके रिमूव करते ही एम फेज जो है के साइक्लिन CDK एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से ये रेगुलेशन चलता है एम फेज के साइक्लिन CDK का। आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।